आदाब। मैं मसरूर हसन सिद्दीकी एडवोकेट आपसे मुखातिब हूँ। दिल्ली में एक बड़ी पसोपेश की स्थिति आजकल नज़र आ रही है और हर किसी की ज़बान पे एक ही सवाल है कि दिल्ली में प्रेसिडेंट रूल हाँ या ना। क्योंकि दिल्ली के जो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, जिनकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है उनकी दिल्ली असेंबली में, आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, उनको एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया और ईडी की कस्टडी में है। अभी वो रिमांड पर हैं, 28 तारीख तक उनका रिमांड है। उसके बाद भी ये खदशा है कि उन्हें वहाँ से अगर बेल मिल भी जाती है इस मैटर में, तो दूसरा एक सीबीआई के मैटर में उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनको किसी कानूनी पेचीदगी की वजह से या यूँ कहें कि कोई सियासी चालबाजी के तहत उनको बाहर नहीं आने दिया जाएगा। जिस तरह मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी एजेंसीज़ को, जिसमें चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, जिस तरह उनका अपोजिशन पार्टीज़ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रही है, तो एक तरह की ये अनडिक्लेयर्ड एमरजेंसी है और किसी भी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी एजेंसीज़ को इस्तेमाल करके अपोजिशन को हरास कर रही है, उनको घुटनों पर ला रही है और अपनी या तो अपनी शर्तें मनवाती है उनसे किसी तरह अपनी पार्टी में शामिल करवाती है या उनको सत्ता से बाहर करने की कोशिश करती है। तो इस बात का एक हिंट एलजी साहब ने कल दिया एक प्रोग्राम के अंदर कि दिल्ली में प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। और जैसे केजरीवाल ने जेल जाने से पहले जब उनको ईडी के समन्स आ रहे थे, उन्होंने पब्लिक से इस बात की राय शुमारी भी करवाई थी कि अगर मैं गिरफ्तार होता हूं तो मैं इस्तीफ़ा दे दूं या जेल से रह के ही अपनी सरकार चलाऊं। तो कहा यह जाता है कि ज़्यादातर लोगों की राय ये आई उसमें कि केजरीवाल जी इस्तीफ़ा ना दें और बल्कि जेल से रह के ही अपनी सरकार चलाएं। तो उसी बात को मानते हुए केजरीवाल जी ने भी कहा कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। और जो दिल्ली में इस तरीके से डिफेक्टो इस टाइम आप कह सकते हैं कि नंबर 2 हैं आम आदमी पार्टी में, आतिशी जी। मनीष सिसोदिया के जाने के बाद उनके जितने मंत्रालय थे वो आतिशी जी को ही दिए गए, तो वो एक तरीके से नंबर 2 हैं दिल्ली गवर्नमेंट में। तो उनका भी यही बयान आया है कि इस्तीफ़े का कोई सवाल नहीं उठता और सरकार जो है वो जेल से ही चलाई जाएगी। अब ये जिस तरह इंसिस्ट कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वाले, अरविंद केजरीवाल जी भी और आतिशी जी भी, कि ये सरकार जेल से चलाई जाएगी, तो इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल तो कोई इसमें रुकावट नहीं है। इस मामले में कॉन्स्टिट्यूशन भी साइलेंट है और जो कानून है, मुल्क के मौजूदा कानून, वो भी साइलेंट है कि अगर क्योंकि इस तरह के कोई वाक़यात पहले हुआ नहीं कि चीफ मिनिस्टर को, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया गया हो और उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि हम सरकार जेल से चलाएंगे। इसमें 2 कानून हैं। एक तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1959, जिसके तहत ये इलेक्शंस होते हैं और एमपी, एमएलए वगैरह इन सब का इलेक्शन होता है और वो चुनकर आते हैं और बाद में फिर वो सरकारें बनती हैं, मंत्री बनते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं। उसमें डिस्क्वालिफिकेशन का सिर्फ एक ही पॉइंट है कि अगर कोई भी सिटिंग लेजिस्लेटर या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, ख्वाह वो मंत्री हो या ना हो, खाली मतलब पहले तो एमपी या एमएलए बनेंगे, उसके बाद ही वो मिनिस्टर बनते हैं या चीफ मिनिस्टर बनते हैं। तो अगर कोर्ट में उनके खिलाफ किसी केस में सुनवाई हुई हो और कोर्ट ने उन्हें गिल्टी प्रोनाउंस कर दिया गया हो और उनका कन्विक्शन हो गया हो और वो कन्विक्शन 2 साल या उससे ज़्यादा का हुआ हो, तो वो इमीडिएटली ऑन द प्रोनाउंसमेंट ऑफ कन्विक्शन उनके वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो ये प्रावधान तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में है, लेकिन केजरीवाल के केस में ये अप्लाई नहीं होता क्योंकि अभी वो एक्यूज्ड ही हैं और अभी उनका ट्रायल होना है और ट्रायल के बाद ही ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि वो गिल्टी हैं या नहीं है या बरी हो जाते हैं। तो जब तक वो एक्यूज्ड है तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के हिसाब से वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते हैं अपनी एमएलए की जो सीट है उससे। उसी तरह एक दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट है, जिसके तहत दिल्ली को स्टेट का दर्जा दिया गया, यहाँ असेंबली बनाई गई। उसमें भी है कि भाई चीफ मिनिस्टर को किस कंडीशन में हटाया जा सकता है। तो उसमें कंडीशन वही है कि वो अपनी मेजॉरिटी अगर खो देता है, असेंबली में कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है जिसमें
वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उसके खिलाफ पास हो जाता है, तो उस सूरत में ये होता है कि वो मेजॉरिटी नहीं है इस चीफ मिनिस्टर की इस असेंबली में, तो उस सूरत में भी वो उनको इस्तीफ़ा देना पड़ जाता है चीफ मिनिस्टर। तो ये 2 कानून है जिसके तहत डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है या उनको हटाया जा सकता है। अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है या और किसी कानून में नहीं है कि कोई भी चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर अगर सिर्फ गिरफ्तार होता है तो उनको अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़े। कानूनी बाध्यता यह है, मॉरल बात क्या है, नैतिकता के आधार पे कोई इस्तीफ़ा दे या ना दे वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। और कानून भी ये कहता है कि ये प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है, प्रिंसिपल ऑफ है हमारा ये कानून में कि प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है अनटिल प्रूव गिल्टी। किसी के ऊपर जब तक आप जुर्म साबित ना कर दो और वो उसमें मुजरिम करार ना दे दिया जाए तब तक उसको इनोसेंट ही माना जाता है कि उसने वो जुर्म नहीं किया। तो जाहिर सी बात है, कोर्ट में कोई भी मैटर जाता है उसको साबित करने की ज़रूरत होती है। अब ये असल में हो क्या रहा है कि बीजेपी की गवर्नमेंट और बीजेपी की जो सरकार है, बीजेपी की ये जो पार्टी है, ये बौखलाई भी है। इन्होंने काम तो कुछ किए नहीं है, लोगों को सिर्फ गुमराह किया है और वही जुमलेबाजी करते हैं और बयानबाजी करते हैं, लोगों को झूठे झूठे सपने दिखाते हैं और साथ में ये हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, लोगों में अपना हिंदुत्व के राष्ट्रवाद के नाम पे हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहे हैं। तो लोग थोड़ा उसकी में बह गए हैं, उनका माइंड थोड़ा कम्युनिकली पॉल्यूट हो चुका है, तो उससे तो ये जीत रहे हैं। या वो ईवीएम का एक मामला आता है कि ईवीएम से गड़बड़ करके जीतते हैं, लेकिन एक इन्होंने ऑपोजिशन को पूरी तरह साइडलाइन करने का इरादा एक बना लिया है। जैसे इमरजेंसी के दौर में 75 में वो था कि सारे ऑपोजिशन लीडर्स को पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया था और उनको एक तरीके से पॉलिटिकल फील्ड से बाहर करने की कोशिश की गई थी। तो यही बीजेपी की गवर्नमेंट कर रही है। और हमारे जो अमित शाह जी जो हैं होम मिनिस्टर साहब, वो बार बार कहते हैं क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए। जैसे वो CA NRC में कहते हैं पहले CA आएगा, फिर NRC आएगा, फिर NPR आएगा। तो इसी तरह वो अभी कहते हैं क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी समझने की बात तो यह है अमित शाह जी, क्रोनोलॉजी ये है कि आप अपोजिशन को साइड लाइन करने का आपने एक पूरा खाका तैयार कर लिया। पहले आप किसी के खिलाफ एक फेक केस तैयार करते हैं, फेक केस तैयार करने के बाद आप अपनी एजेंसीज जो होती हैं उनको एक्टिवेट करते हैं, जिसमें ED है, CBI है, इनकम टैक्स है। उसके बाद आप उन्हें समन भेज के बुलाते हैं और उनको एक दबाव की राजनीति करते हैं कि आप हमारे आगे घुटने टेक दीजिए, हमारी बातों को मान लीजिए, अपनी पार्टी छोड़ दीजिए, या जो आप बयानबाजी कर रहे हैं हमारे खिलाफ उसको बंद कर दीजिए, नहीं तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। तो जब वो आदमी नहीं होता, इनकी बातों के आगे नहीं झुकता है, जैसे केजरीवाल के केस में हुआ, तो इन्होंने उसे अरेस्ट किया। अरेस्ट के बाद ये रिमांड पे लेके गए। रिमांड के बाद इनको कोर्ट से जो है वो पूरी कोशिश होती है कि उसे बेल ना मिले। अगर एक केस में बेल मिल जाती है तो वो दूसरे किसी केस में हो जाता है। जैसे केजरीवाल के केस में सुनने को आ रहा है कि अगर ED के केस में उनको बेल हो भी जाती है तो CBI ने कोई केस तैयार कर रखा है, वो CBI उनको अरेस्ट कर लेगी। तो इनका पूरा मंशा है कि जो आने वाले लोकसभा के इलेक्शन है तब तक ऑपोजिशन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, कोई हमारे खिलाफ आवाज़ उठाने वाला ना हो, कोई बोलने वाले ना हो। तो इस तरह ये करते हैं कि बेल नहीं देने देते और उसके बाद ये फिर प्रेशर बनाते हैं कि भाई देखो तुम्हारा नेता तो जेल चला गया, ये तो करप्ट है, ये तो सही आदमी नहीं है, ये तो सरकार चलाने लायक नहीं है। और इससे उसे फोर्स करते हैं कि अब तुम इस्तीफा दो। अपने मीडिया जो गोदी मीडिया है उसके तहत एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि ये तो करप्ट है। करप्ट आपने एक इल्ज़ाम लगाया, भाई अभी वो प्रूफ तो नहीं हुआ, जब तक प्रूफ नहीं हुआ तब तक वो इनोसेंट है, तो आप उसको क्यों इस्तीफा देने का दबाव बनाते हैं। जैसे केजरीवाल के केस में है कि आप इस्तीफा दे दो, आप दिल्ली में सरकार नहीं चला सकते और आप इस्तीफा दो और जाओ, जबकि उसके पास क्लियर कट मैंडेट है, पब्लिक ने उसको चुना है। अब भाई अगर उसे नकारेगी तो पब्लिक नकारेगी। इलेक्शन होने वाले हैं, आप देख लीजिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी का क्या परफॉर्मेंस होगा और बीजेपी का क्या परफॉर्मेंस होगा। और वो अगर नहीं इस्तीफा दे रहा है तो अब वो थ्रेटन कर रहे हैं कि हम दिल्ली में प्रेसिडेंट रूल बना देंगे। अरे पब्लिक ने इतनी वास्ट मेजॉरिटी से उसकी सरकार बनाई है आम आदमी पार्टी की दिल्ली में, तो आप उसकी सरकार तो चल रहे, तो आप प्रेसिडेंट रूल कैसे चल लगाओगे। प्रेसिडेंट रूल का तो आपको जो कानून है उसके तहत वो आ ही नहीं रहा है। 356 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है जिसके तहत जो प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है स्टेट्स में, उसमें लॉ ऑफ द लैंड बहुत क्लियर है। प्रेसिडेंट रूल किस कंडीशन में लग सकता है, भाई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, या कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी है, फाइनेंशियल ऐसी इमरजेंसी आ गई है कि वो इमरजेंसी लगानी ज़रूरी है,
और प्रेसिडेंट रूल, जिसको दूसरी इमरजेंसी को सही शब्दों में तो लीगल टर्म में तो प्रेसिडेंट रूल ही कहा जाता है, तो वो प्रेसिडेंट रूल लगाने की कुछ कंडीशंस होती हैं। दिल्ली में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी नहीं हुई है, दिल्ली की सरकार बदस्तूर जारी है, दिल्ली के सारे काम साफ चल रहे हैं। चीफ मिनिस्टर अगर जेल में रह के ऑर्डर भेज देंगे तो क्या दिल्ली का कोई काम में कोई हर्जा हो रहा है? दिल्ली के पूरे कैबिनेट है, मिनिस्टर्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, सारा काम चल रहा है। तो ऐसी ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की दिल्ली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लॉ एंड ऑर्डर तो आपके पास ही है, सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं है, तो किस कंडीशन में आप दिल्ली में प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे? उसके अलावा अब प्रेसिडेंट के पास एक पावर और है आर्टिकल 239A(b) के तहत, जिसके ये वो कह सकते हैं कि अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड नहीं है कि दिल्ली का में जो एडमिनिस्टर कर रही है गवर्नमेंट, और प्रेसिडेंट उस एडमिनिस्ट्रेशन से सेटिस्फाइड नहीं है, तो प्रेसिडेंट उस कंडीशन में प्रेसिडेंट रूल लगवा सकते हैं। लेकिन दिल्ली में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि दिल्ली गवर्नमेंट सरकार चलाने में सक्षम नहीं है, या उसके कामकाज में कोई रुकावट आ रही है, या वो किसी तरह जो है वो फेलियर हो गया है गवर्नमेंट का, तो 239A(b) लगाने की भी कोई स्थिति नहीं है। तो अब ये एक चीज हो सकती है कि ये कोर्ट देख सकती है कि दिल्ली में वो जो चीफ मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट वो दिल्ली में जेल से रह के, कस्टडी में रह के वो सरकार चला सकते हैं, नहीं चला सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, सारी फाइल्स जो भी होंगी चीफ मिनिस्टर के सामने पेश की जाती हैं, वो जेल भेजनी पड़ेंगी। अब जेल मैनुअल के हिसाब से किसी कैदी को इस तरह का इख्तियार नहीं है कि वो अपनी बाहर जो एक्टिविटीज़ करता था, बाहर एक आम आदमी अगर कोई कारोबार करता था, बिजनेस करता था, तो वो अपने बिजनेस की सारी फाइलें रोज कोई कंपनी का मैनेजर हो या डायरेक्टर हो, वो सारी फाइलें जेल में बनाने लगेगा। तो ये तो ऐसा हो नहीं सकता ना। कोई आदमी कहेगा ठीक है जनाब, मैं तो अपनी सारी फाइलें और अपना ऑफिस जो है जेल से चलाऊंगा, तो वो नहीं चल सकता। उसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, और जेल मैनुअल जो है उसके हिसाब से भी वो इस तरह वहाँ पे फाइलें नहीं जा सकती। और फाइल में बहुत सारे क्लासिफाइड, सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और जब भी जेल में कोई डॉक्यूमेंट या फाइल्स जाएंगी तो वो नीचे से लेके ऊपर तक जेल के जो अफसर हैं उनके थ्रू होती भी जाएंगी। तो कोई भी अगर कॉन्फिडेंशियल चीज़ है वो उन जेल के जो ऑफिसर्स हैं, वार्डर्स हैं, सुपरिटेंडेंट हैं, जेलर्स हैं, उनकी निगाह से भी तो होकर गुजरेंगी ना वो फाइलें। तो फिर उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी क्या रह जाएगी उन फाइलों की? तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल कोई प्रॉब्लम इसमें या रुकावट नहीं है बनने में। लेकिन हाँ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मुझे ये नज़र आती है कि, और दूसरे बार बार सीएम को बार बार कई बार कैबिनेट की मीटिंग्स भी करनी पड़ती हैं, अपने कोलीग से, अपने सेक्रेटरीज से भी कंसल्ट करना होता है बहुत सारे मैटर्स के ऊपर। खाली चीफ मिनिस्टर को साइन तो करने नहीं होते हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन से होती है। तो क्या चीफ मिनिस्टर को ये फैसिलिटी दी जाएगी कि वो जेल के अंदर अपनी कैबिनेट की मीटिंग्स करते रहे? तो ये तो एक तरह का गलत हो जाएगा, एक मिसाल बन जाएगी। बाकी कैदी भी अपने दूसरे जो अपने दीगर काम होते हैं वो कहेंगे हम जेल से करेंगे, और जो हमारे बिजनेस एसोसिएट्स हैं हम उनको जेल में बुलाया करेंगे मीटिंग करने के लिए। तो इस तरह की मिसाल नहीं बननी चाहिए। तो इस वजह से यह है कि केजरीवाल साहब को इस्तीफा अभी तो दबाव की स्थिति में आके नहीं देना चाहिए, लेकिन इनकी पार्टी को आज खुद एक तय कर लेना चाहिए कि हमारे यहाँ सेकेंड इन कमांड कौन होगा, जो हमारे जब तक केजरीवाल जी अगर जेल में है और उनको बेल नहीं मिलती और रिहाई नहीं मुमकिन है, तो किसी और को वो सीएम बना के दिल्ली की सरकार चलाएं। और अब आने वाला वक्त बताएगा कि केजरीवाल जी को बेल मिलती है, नहीं मिलती है, या दिल्ली में कोई दूसरा चीफ मिनिस्टर आम आदमी पार्टी बनाने का सोचती है, नहीं सोचती है, या केजरीवाल जी को ये एक दिखा के कि वो शहीद हो गए, उनको एक शहादत का दर्जा प्राप्त हो गया, और उसके बेस पे वो जनता के बीच में जाएं। अभी लोकसभा का इलेक्शन हो या अगर प्रेसिडेंट रूल बने और उसके बाद फिर इलेक्शन हो, तो वो जनता के बीच में एक शहीद होके जाए कि जी हमें शहीद कर दिया गया, हमारी सरकार को गिरा दिया गया। सहानुभूति की एक राजनीति करना चाहे आम आदमी पार्टी और उससे वोट हासिल करना चाहे, वो एक अलग मसला है। लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये वाला सियासी जो सवाल है इसका ऊँट किस करवट बैठेगा। और अभी तो अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। आने वाला वक्त और कोर्ट में जो अभी डेट्स हैं उससे पता लगे थे कि केजरीवाल जी की एक मैटर में डेट 4 अप्रैल की लगी हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा अरेस्ट और ये सब समन्स वगैरह इलीगल है, इसको रद्द किया जाए और मुझे बेल दे दी जाए। तो उसकी सुनवाई अभी 4 तारीख को है। ईडी को उसमें जवाब देने का टाइम दिया गया है और कोर्ट ने
बिल्कुल क्लियरली कह दिया है, इसमें कोई एडजमेंट नहीं होगा और उस दिन आर्गूमेंट होगा। तो उम्मीद करते हैं कि देखिए कोर्ट से अगर कुछ मुस्बत नताइज मिल जाते हैं, उन्हें बेल मिल जाती है, तो ये स्थिति ख़त्म हो जाएगी। और अदरवाइज़ तो फिर ये पसोपेश की स्थिति बनी हुई है और आने वाला वक्त ही डिसाइड करेगा कि ऊँट किस करवट बैठेगा। शुक्रिया।